हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज की जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, क्योंकि सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है एपोमिक्सी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीड जर्मिनेशन, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर और किस टाइप से वो जर्मिनेट होता है, और फ्लावर से किस तरीके से पॉलिनेशन होने के बाद में फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि ओवरी थी वो फ्रूट में, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया और उसका जर्मिनेशन हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम इस टर्म पे जाएं तो एपोमिक्सिस जो है वो एक ग्रीक टर्म से मिलके बना है, जो दो वर्ड है। ठीक है, यानी कि ग्रीक वर्ड से बना है। एक है एपो और दूसरा रहता है मिक्सिस। ठीक है, एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग? गैमेट के बिना एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, बिना मिक्सिंग हुए यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। वैसे तो ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक करंट और एक नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट होता है वो बड़ा ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एपोमिक्सिस की बात करने जा रहे हैं। तो जो एपोमिक्सिस है वो एक टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, सीधी सी बात है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एपोमिक्सिस है वो कहाँ देखने को मिलता है, या फिर बोले कि एपोमिक्सिस के दौरान जो इंडिविजुअल फॉर्म बनेंगे वो डेफिनेटली क्या कहलाएंगे? क्लोन्स ही कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ स्पीसीज हैं, जैसे कि सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रास। ठीक है, इनके अंदर ये जो चीज़ें हैं फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। एपोमिक्सिस के अंदर क्विकली मल्टीप्लिकेशन होता है और जेनेटिकली सिमिलर जो है प्लांट प्रोड्यूस होते हैं एपोमिक्सिस की, क्योंकि यहाँ पे गैमेट के फ्यूज़न का तो कोई झंझट ही नहीं रहता कि गैमेट आएंगे और वो आपस में फ्यूज होंगे। तो एपोमिक्सी की अगर कैरेक्टराइज बोले द एपोमिक्सी is characterized by quick multiplication and reproduction of genetically similar plants from the parent, सिंगल पेरेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली एपोमिक्सिस जो है वो एक टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो बन रहे हैं
वो क्लोन बन रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट ही क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस पे। तो टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, तो टाइप में अगर हम देखें तो दो टाइप बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं एपोमिक्सिस के। कौन कौन से दो टाइप्स हैं हमारे पास? एक तो है रिकरेंट, ठीक है, और एक है नॉन रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। ठीक है, तो रिकरेंट के अंदर बेसिकली हम दो टाइप देखते हैं। एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस किया करते हैं। ठीक है, तो पहले हम रिकरेंट पे आए। तो रिकरेंट बेसिकली दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, यानी कि रूट से, स्टेम या लीफ से अगर कोई न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रखते हैं। रिकरेंट के अंदर जो सेकेंड टाइप आता है वो है एगैमोस्पोरी, एगैमोस्पर्मी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एगैमोस्पर्मी। और एगैमोस्पर्मी में हम तीन टाइप्स पढ़ते हैं बेसिकली। एक तो है डिप्लोस्पोरी, ठीक है, और एक है हमारे पास एपोस्पोरी और एक है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, बेसिकली रिकरेंट जब भी होता है तो रिकरेंट के अंदर डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डिप्लॉयड रहता है। तो रिकरेंट जो है बेसिकली मोस्ट यूजेबल टेक्निक है किसके अंदर, यूज इन प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि रिकरेंट के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, 2n होता है। ठीक है, वहीं अगर नॉन रिकरेंट की बात करें तो इसके अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और इसका बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर प्रेजेंट होता है, नॉट यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अगर टाइप देखें कि नॉन रिकरेंट के क्या क्या टाइप है हमारे पास, तो नॉन रिकरेंट के दो टाइप हम देखते हैं। नॉन रिकरेंट में एक तो होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, थेनोजेनेसिस, और एक है हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से ये पांचों के पांचों टाइप है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड एपोगेमी। तो ये टर्म्स जो होती हैं वो फाउंडेशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिकरेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिकरेंट एपोमिक्सी। ठीक है, तो रिकरेंट के अंदर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिकरेंट में एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो रिकरेंट के अंदर हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इज डिप्लॉयड। ठीक,
अब इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और यूज़ होता है इन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में ये जो है वो काफ़ी यूज़ होता है, रिकरेंट जो है मेथड वो। नेक्स्ट हम देखें रिकरेंट के अंदर कि इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन होता है रिकरेंट के अंदर। और रिकरेंट जो है वो आगे अलग अलग टाइप्स के अंदर क्या है डिवाइड रहता है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें रिकरेंट की तो हमारे सामने क्या क्या आते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारे सामने टाइप है वो है डिप्लोस्पोरी। ठीक है, रिकरेंट के अंदर हम जो टाइप बेसिकली देखे हैं, जो फर्स्ट टाइप हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अभी हम इसका जो एक ही टाइप देखेंगे वो है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी, ठीक है। एक गैमोस्पर्मी के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ मेथड एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोटिक डिवीजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट fertilization and meiotic division। ना तो meiotic division होगा और ना ही यहाँ पे fertilization होगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे प्लांट जो इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे वो यहाँ पे प्रोपगेट होंगे थ्रू सीड। बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर मियोसिस या सिनगैमी जैसे फिनोमिना हमें नहीं देखने को मिलेगी। और जो एपोस्पर्मी है इसके अलग अलग टाइप है। जो पहला टाइप हमारे सामने आता है वो है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी, ठीक है। डिप्लोस्पोरी में बेसिकली क्या होता है हम देखें तो डिप्लोस्पोरी के अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डायरेक्टली क्या बना देती है, एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस। यानी कि जो एम्ब्रियो सैक यानी कि कंप्लीट डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम बोले मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली गिव राइज एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक होगा। यानी कि एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स जो है वो डिप्लॉयड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेगा स्पोर है, एमएमसी है, इस एमएमसी ने मियोसिस नहीं परफॉर्म किया। यानी कि ये जो बना है विदाउट मियोसिस फॉर्म हुआ है, तो ये क्या होगा, 2n रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना है तो इसका मतलब इसके अंदर डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म होगा बिना फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे एग तो बना ही नहीं है, सीधा ही यहाँ पे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में क्या बनेगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के आप देखोगे यहाँ पे क्या बन गया, बिना फर्टिलाइजेशन के हमें यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एग बन रहा है वो डिप्लॉयड है, तो वही एज ए यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि डिप्लॉयड एम्ब्रियो का मतलब है 2n, इसमें क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये जो एम्ब्रियो बना है इसकी सारी की सारी सेल्स ही क्या है, 2n सेल्स है। सारी की सारी सेल्स ही क्या है, ये भी 2n है, इसमें 2n,
ये तीनों के तीनों ही 2n है और यहाँ पे भी तीनों 2n है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिप्लॉयड एग है वो एज ए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने को मिलता है। अगर डिप्लोस्पोरी का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है पार्थेनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनियम ग्रास अगर आपको याद है, जो कि एलर्जी कोज करती है, पार्थेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिप्लोस्पोरी कंप्लीट होता है। उसके बाद में जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज ए एपोस्पोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो डायरेक्टली फॉर्म होगा कोई न्यू सेलस या इंटेग्यूमेंट सेल्स के अंदर। ठीक है, तो एपोस्पोरी में जो ओव्यूल है, तो ओव्यूल में बेसिकली हमारे पास दो तरह की सेल रहती है। एक तो एमएमसी, ठीक है। अगर एमएमसी से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बन रहा था अभी जो हमने देखा, तो वो जो फिनोमिना थी वो तो किस में आ गई, हमारी डिप्लोस्पोरी के अंदर। ठीक है, विदाउट मियोसिस, ये मत भूलना, विदाउट मियोसिस। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ओव्यूल के अंदर स्पोरोफाइट सेल्स भी होती हैं। स्पोरोफाइट सेल, स्पोरोफाइट सेल्स दो हैं, या तो सेल्स ऑफ न्यू सेलस सेल या इंटेग्यूमेंट सेल। ठीक है, तो ये भी डिप्लॉयड होती हैं और ये भी डिप्लॉयड होती है। अगर इन दोनों सेल से क्या बन जाए, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाए, यानी कि ये गिव राइज विदाउट मियोसिस, क्या बना दे, फीमेल गैमेटोफाइट बना दे, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना दे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक न्यू सेलस सेल या इंटेग्यूमेंट सेल से बना है, एमएमसी से नहीं बना। तो ऐसी फिनोमिना को हम किस में रखते हैं, ये जो फिनोमिना है ये क्या होगी, एपोस्पोरी होगी। अगर एमएमसी से हो रहा था तो वो डिप्लोस्पोरी रहती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एपोस्पोरी में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एपोस्पोरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड एक्सेप्ट एमएमसी। ठीक है, सीधी सी बात है, एमएमसी को छोड़ के अगर एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फॉर्म होता है स्पोरोफाइट सेल से एक्सेप्ट एमएमसी, देन दिस फिनोमिना इज एपोस्पोरी, यानी कि एम्ब्रियो सैक इज डायरेक्टली formed from any diploid sporophyte, यहाँ पे स्पेसिफिक कर देती हूँ, एक्सेप्ट एमएमसी। एमएमसी को छोड़ के न्यू सेलस या इंटेग्यूमेंट सेल से एम्ब्रियो सैक बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, एपोस्पोरी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किस में देखने को मिलता है, एपोस्पोरी। एग्जाम्पल देखें एपोस्पोरी का तो रैननक्यूलेसी, रैननक्यूलस एग्जाम्पल रहता है। देन हमारे पास जो थर्ड टाइप आता है वो होता है एडवेंटिव एम्ब्रियो, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ठीक है, किसी भी डिप्लॉयड सेल से, चाहे वो सेल ऑफ न्यू सेलस हो, इंटेग्यूमेंट्स हो, ओव्यूल की कोई भी सेल,
ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता। सिंप्लीफाई बहुत क्लियरली समझा दूँ मैं यहाँ पे, इसके अंदर क्या है कि लाइक ये ओव्यूल है, ठीक है, और हम यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम पहले बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास ओव्यूल की प्रेजेंस है, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर यहाँ पे तो हमारे पास क्या रहती है, इस जगह तो MMC प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं, न्यू सेलस सेल्स है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कौन सी है, इंटेग्यूमेंट सेल्स है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये सेल्स कौन सी है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और ये जो सेल्स है वो कौन सी है, न्यू सेलस, ठीक है, सेल। तो अब आप देखोगे या तो इंटेग्यूमेंट सेल या फिर न्यू सेलस सेल डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो गया, या तो ये सेल और या फिर ये सेल, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी या तो न्यू सेलस सेल या इंटेग्यूमेंट सेल्स डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो गए, जायगोट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इंटेग्यूमेंट्स या न्यू सेलस सेल डायरेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो गए, जायगोट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके का जो फिनोमिना है वो एडवेंटिव एम्ब्रियो, एक एडवांस या फिर अलग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे ना तो MMC का कोई रोल प्ले रहा, ना एम्ब्रियो सैक बना, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सिंप्लीफाई बहुत ही आसानी से क्या हो गया, यहाँ पे नया एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल, ठीक है। अब वो डिप्लॉयड सेल में या तो न्यू सेलस हो सकती है या फिर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ऑफ ओव्यूल, ठीक है। डिप्लॉयड सेल जो होती है यहाँ पे, डिप्लॉयड सेल जो है वो डायरेक्ट बिहेव करेगी, बिहेव्स लाइक जायगोट, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो न्यू सेलस है बेसिकली वहाँ से देखने को मिलता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो एडवेंटिव एम्ब्रियो में नो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे डिप्लॉयड सेल क्या बन गई, जायगोट बन गई। एग्जाम्पल की बात करें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का, तो एग्जाम्पल में हमारे पास रहता है सिट्रस, ठीक है, मैंगो, इस तरीके के ओपेंशिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें सिट्रस को जब हम पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे फिर से हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात करेंगे, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनी नाम से पता चल रहा है कि एक ओव्यूल में कई एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है एक एम्ब्रियो तो MMC के थ्रू बना हो, ठीक है, और एक एम्ब्रियो न्यू सेलस या इंटेग्यूमेंट ने बना दिया। तो एक ही ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो बन गए, 2 एम्ब्रियो बन गए। तो यहाँ पे जो ये है ये हम एक और बार पढ़ेंगे जब हम देखेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, जब पॉली एम्ब्रियोनी देखेंगे। तो ये तीनों के तीनों जो मेथड थे वो थे एपोगैमी के, ठीक है। या तो MMC डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना दे, ठीक है, या फिर न्यू सेलस या इंटेग्यूमेंट सेल एम्ब्रियो सैक बना दे। और थर्ड के अंदर एम्ब्रियो सैक की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नो नीड ऑफ एम्ब्रियो सैक, डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, जायगोट की तरह बिहेव करेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई गैमेट नहीं बन रहा, कोई पॉलिनेशन नहीं होगी, कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे डायरेक्ट सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। और इस तरीके से जो ये एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जो सीड बनेगा उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक ही पेरेंट के है, तो वो टोटली जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट के, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो एपोमिक्सी जो है आप यूँ बोल सकते हो कि हायर प्लांट का जो रिकरेंट है वो बेसिकली तो एक हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, रूट स्टेम और लीफ को कट करके अगर हम न्यू प्लांट को बना रहे हैं तो वो वेजिटेटिव हो गया, और एपोगेमी
एपोस्पर्मी हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर लिया। सेकेंड जो पोर्शन रहता है वो है नॉन रिकरेंट का। नॉन रिकरेंट, ठीक है। नॉन रिकरेंट जो है सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सी है। मैंने पहले ही भी बता दिया था कि जो नॉन रिकरेंट रहता है इसके अंदर हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। पहली चीज तो ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे की जो वाइबिलिटी है वो नहीं होती। मोस्ट ऑफ एम्ब्रियो नॉट वाइबल, क्योंकि वो हैप्लॉइड कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर सकते और वो फेल भी हो जाएंगे। अगर वाइबिलिटी है तो फेल हो जाएंगे टू जर्मिनेशन, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर केस के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो पॉलीएम रिकरेंट है वो फ्रीक्वेंटली हमारे सामने नहीं देखने को मिलता। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो किसी भी सेल से हो सकता है, एम्ब्रियो सैक की। एक चीज़ ये भी है कि रिकरेंट में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो दैट मीन इसके अंदर रिकरेंट के अंदर मियोसिस तो होगा और इसका कोई यूज नहीं होता, नॉट यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं रहता, ठीक है। अब अगर रिकरेंट के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं हमारे पास। पहला जो टाइप है वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस को डिफाइन पूछ लिया जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस को आप एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोकार्पी तो आपको पता है कि जब फॉर्मेशन होता है फ्रूट का फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से, तो उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थेनो, यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के एग के। तो यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड एग जो है, इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे हैप्लॉइड एग जो कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो हैप्लॉइड एग जो है, एग सेल, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट में। सॉरी, किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट की जो हैप्लॉइड सेल है वो फॉर्म होती है हैप्लॉइड एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सीड कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। यानी कि अगर एमएमसी, अगर आपको याद हो डिप्लॉइड के अंदर एमएमसी अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही थी, डिप्लोस्पोरी की बात करें, ठीक है। डिप्लोस्पोरी में अगर आपको याद है कि एमएमसी जो थी वो मान लो उसने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था, एमएमसी ने एम्ब्रियो सैक बनाया था और उस एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉइड एग बना था, ठीक है। और डिप्लॉइड एग जो था वो डायरेक्ट फॉर्म हो रहा था एम्ब्रियो के अंदर, तो वो पार्थेनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन वो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। यहाँ जो पार्थेनोजेनेसिस है वो कैसी है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। यानी कि ये जो पार्थेनोजेनेसिस है वो कैसी है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। वहीं मैं एक एक्स्ट्रा टर्म बता देती हूँ,
पार्थेनोजेनेसिस के साथ एक और टर्म आती है, वो अभी एपोमिक्सी का तो कोई पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी की अगर हम बात करें तो पार्थेनोकार्पी के अंदर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, पार्थेनोकार्पी में हम फॉर्मेशन करते हैं किसका, फ्रूट का, ठीक है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। तो अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी होगा, और अगर एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस से ये जो फ्रूट बनते हैं, यानी कि इन फ्रूट्स को हम क्या नाम देते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली जो सीडलेस फ्रूट जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पी के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल में हम, वैसे तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ना वो यूजलेस फ्रूट ही होते हैं, यानी कि इडेबल पार्ट इनका एंडोस्पर्म या सीड ही होता है। तो एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हो पोमेग्रेनेट, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हम आते हैं पार्थेनोजेनेसिस, फर्स्ट नॉन रिकरेंट हम पढ़ रहे थे ना, तो नॉन रिकरेंट का पहला मेथड पार्थेनोजेनेसिस कर लिया, एंड सेकंड मेथड पे आते हैं। तो सेकंड मेथड है एपोगेमी, एपोगेमी, ठीक है। तो एपोगेमी के अंदर हम देखें क्या होता है, एपोगेमी के अंदर हैप्लॉइड सेल जो है फीमेल गैमेटोफाइट के एग को छोड़ के, अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, ये बना दिया हमने फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक, ये हमने बना दिया एम्ब्रियो सैक, जिसमें तीन तो क्या थी, एंटीपोडल, एक पोलर सेल थी और एक एग था, दो सिनर्गिड सेल्स थी, याद है आपको। तो यहाँ पे ये सारी सेल्स क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो या तो एंटीपोडल सेल, ठीक है, या फिर सिनर्गिड सेल, ये भी क्या है, हैप्लॉइड, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड। तो फीमेल गैमेटोफाइट के एग को छोड़ के, यानी कि हमने एग, ये क्या है, एग, तो एग को छोड़ा है, एग को छोड़ के इन दोनों में से कोई भी सेल, इन दोनों में से कोई भी हैप्लॉइड सेल फीमेल गैमेटोफाइट की आगे हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ए हैप्लॉइड एम्ब्रियो, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, मैं लिख देती हूँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बना है यहाँ पे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना है। लेकिन हैप्लॉइड एम्ब्रियो यहाँ पे एग से नहीं, कोई भी एंटीपोलर या फिर सिनर्गिड सेल ने आगे हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एपोमिक्सी कंप्लीट हुआ। एपोमिक्सी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या रहता है, एपोमिक्सी का बेनिफिट क्या है या इम्पॉर्टेंस क्या है, वो और देख लेते हैं हम लोग। देन एपोमिक्सी कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंस के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंस आती है, तो पहली इम्पोर्टेंस है इसके अंदर कि एपोमिक्सिस है वो, इसके अंदर मियोसिस बेसिकली एब्सेंट देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मियोसिस एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे ना तो सेग्रीगेशन हुआ, ना रिकॉम्बिनेशन हुआ, ना ही यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को फॉर्म किया। तो इसका मतलब एपोमिक्सी के दौरान जो प्लांट फॉर्म होंगे, प्लांट्स फॉर्म्ड आर सिमिलर होंगे टू दियर पेरेंट, यानी कि नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि जब क्लोन बनेंगे तो एपोमिक्सी जहाँ अकरिंग होती है जिस क्रॉप में, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, बने हुए रहेंगे, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंटेन रहेंगे फॉर ए longer period, keeps good characters for longer time। और थर्ड हमारे सामने यहाँ जो आता है वो है कि जो सिट्रस प्लांट है उसके अंदर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी सेम काइंड ऑफ फ्रूट स्टॉक है और वायरस फ्री साइकोन है, वो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से वायरस फ्री साइकेन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एपोमिक्सिस से, वायरस फ्री साइकेन कैन बी प्रोड्यूस। स्टॉक एंड साइकिन जहाँ पे हम लोग दो अलग प्लांट्स को एक साथ फ्यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस थी। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, मैनी, और पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज। ये बहुत सारे, जब एक ही ओव्यूल के अंदर मेनली तो एक सीड में एक एम्ब्रियो, एक सीड के अंदर हमें एक ही एम्ब्रियो देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी एक सीड के अंदर एक से भी ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि when embryo are present inside the single seed, यानी कि when many embryos are present inside the single सीड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी की सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात करें, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय, तो आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, किस में किया था, सिट्रस में किया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस मतलब ऑरेंज सीड में। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली जो प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, बट ये कुछ एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज, एग्जाम्पल की बात करें तो ऑरेंज आ जाएगा,
ठीक है, लेमन और निकोटियाना एक्सेट्रा। इनके अंदर ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिनके अंदर कॉमनली हमें ये देखने को मिलती है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इनफैक्ट जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो भी एक एग्जाम्पल माना जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी का, क्योंकि एक एडिशनल एम्ब्रियो बन जाता है इंटेग्यूमेंट्स सेल या फिर जो कि न्यूसेलस सेल है वहाँ से। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी है वो बेसिकली तो दो टाइप की होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू के अंदर तो मोर देन वन एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, और फॉल्स के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो सैक ही डेवलप हो जाते हैं एक ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें पॉलीएम्ब्रियोनी की, तो पॉलीएम्ब्रियोनी बेसिकली दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और एक रहता है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, जबकि फॉल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो सैक ही डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हो सकता है पॉलीएम्ब्रियोनी का। ओरिजिन की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ओरिजिन में हमारे सामने अलग अलग तरीके की ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। जो फर्स्ट ओरिजिन है वो ये है कि क्लीवेज हो जाए, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है जाइगोट के अंदर, क्लीवेज इन जाइगोट, या फिर आप बोल सकते हो जो स्टार्टिंग फॉर्म बनती है एम्ब्रियो की। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये बेसिकली तो किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। और इसके अंदर नाम से पता चल रहा है कि एक प्रो एम्ब्रियो दो पार्ट में, दो अलग अलग ब्रांच में डेवलप हो जाता है, और हर एक जो पार्ट है एम्ब्रियो का वो नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इस तरह की एम्ब्रियोनी को हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो सेकंड हमारे सामने आता है वो है कि एम्ब्रियो जो है फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, यानी कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा कि वहाँ पे फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड सिनर्गिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स है। इसका मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है कि एम्ब्रियो सेल की अदर सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, या तो सिनर्गिड सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज हो गया, या एंटीपोडल सेल के साथ, एक तो एग के साथ। यानी कि अगर आपको पता है यहाँ पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अदर देन एग, एक तो एग के साथ मेल गैमेट बना एंड वो क्या बना, जाइगोट बन गया, या फिर कोई अदर सेल, या तो एंटीपोडल ले लो या फिर सिनर्गिड सेल्स भी आप ले सकते हो। यहाँ पे इन दोनों के साथ
दोनों में से किसी एक के साथ मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाता है तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होती हैं और ये भी हैप्लॉइड, तो यहाँ पे ये दो जाइगोट बने हैं, दैट मीन दो एम्ब्रियो का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास मेथड है पॉली एम्ब्रियोनी होने का, वो है कि एम्ब्रियो जो है डेवलप हो जाए कोई एडिशनल एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल के अंदर। यानी कि यहाँ पे आप क्या देखते हो कि एक ही एम्ब्रियो सैक है, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, लेकिन थर्ड केस के अंदर जो एम्ब्रियोज जो है वो डेवलपिंग फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रियो सेक्स इन एन ओव्यूल। ठीक है, कोई एडिशनल एम्ब्रियो सैक, यानी कि अगर हम देखें तो ओव्यूल है, ठीक है, और ये हमने इंटेगुमेंट्स लेयर बनाई ओव्यूल की। ठीक, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है दो एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं। तो आप देखोगे एक एम्ब्रियो सैक इधर और एक एम्ब्रियो, या फिर मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है, और एक यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया। तो एक एम्ब्रियो तो इसमें और एक एम्ब्रियो दूसरे एम्ब्रियो सैक के अंदर बन गया, तो ये ओव्यूल तो एक ही है। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिंगल ओव्यूल के अंदर दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो एम्ब्रियो सैक बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने क्या देखने को मिलता है, ओरिजिन देखने को मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी का। और जो फोर्थ पॉइंट रहता है हमारे पास यहाँ पे वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियो, अब यहाँ पे क्या होता है एडवेंटिव एम्ब्रियो में, अगर हम देखें कि ये सपोज एन ओव्यूल है हमारे पास और ये हम इंटेग्यूमेंट्स बना रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से ये तो क्या बना, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो न्यू सेलस की सेल्स वो एम्ब्रियो बना दे, ठीक है, या फिर जो इंटेग्यूमेंट सेल्स हैं वो एम्ब्रियो बना दे। ये जो सेल्स हैं वो कौन सी है, इंटेग्यूमेंट सेल और ये न्यू सेल्स, इन दोनों सेल से ही एक एक्स्ट्रा डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो तो यहाँ पे ऑफिशियली और दो अनऑफिशियली, तो देखोगे यहाँ पे दो एम्ब्रियो बन गए, तो मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है एक ओव्यूल में। एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है सिट्रस एंड मैंगो के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे हमें जो एम्ब्रियो की प्रेजेंस देखने को मिलती है एक ही, यानी कि आप बोल सकते हो ये दोनों न्यू सेल्स और इंटेग्यूमेंट सेल्स कौन सी सेल्स होती है, स्पोरोफाइटिक सेल होती है। तो इसका मतलब स्पोरोफाइटिक सेल ने भी एम्ब्रियो बना दिया, इधर एम्ब्रियो सैक में तो एम्ब्रियो बन ही रहा था, तो एक ओव्यूल में दो एम्ब्रियो की प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सामने आता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो कुछ भी हो सकता है, या तो जाइगोट में क्लीवेज हो जाए, दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, दो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो गई, या फिर कोई भी एंटीपोडल या सिनेलिड सेल के साथ कोई मेल गैमेट फ्यूज करके एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो ओवरऑल एक ओव्यूल में एक सीड और एक सीड में एक ही एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। मेनली तो ये सिट्रस फैमिली के मेंबर्स के अंदर ही ये सब देखने को मिलता है। अगर हम पॉली एम्ब्रियोनी की जो प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक ही टाइम पे हम कई एम्ब्रियो तो कई सीड का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो
तो इस तरीके से हमारे पास ये था कंप्लीट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे के सारे टर्म्स देखी हैं, सारे की सारे जो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर के अंदर देखा, जिसके अंदर हमने पोलिनेशन करवाया, देन फर्टिलाइजेशन करवाया, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में हमने जो डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो को डेवलप किया, देन सीड बनाया एंड सीड का जर्मिनेशन किया, और फिर कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस भी देखी एपोमिक्सी एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि जो ये सारी जो टेक्निक्स होती है ना कि जैसे कि पॉली एम्ब्रियोनी होगी, एपोमिक्सिस होगी, तो बेसिकली जो एपोमिक्सिस टेक्निक है ना, इसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। एपोमिक्सिस के अंदर की एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि एक अगर हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं ना, हाइब्रिड वेराइटीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि हाइब्रिड वेराइटीज़ है ना, वो क्या इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करेगी प्रोडक्टिविटी, क्लियर, ठीक है, वो इंक्रीज़ करती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब हाइब्रिड वेराइटी की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड वैरायटी, उसकी प्रॉब्लम ये है कि इस वैरायटी से जो सीड बनेंगे, उन सीड के पास जो हाइब्रिड क्वालिटी है वो नहीं प्रेजेंट होती। दैट मीन जब सीड बनता है तो वहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता है, ठीक है, सीड बनेगा तो सेग्रीगेशन एंड कॉम्बिनेशन की फिनोमिना होगी ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन। तो जो ये सीड बनेगा, इन दोनों फिनोमिना की वजह से इनके पास डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइब्रिड कैरेक्टर्स नहीं मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन सीड को ग्रो करते हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये है प्रॉब्लम। हाइब्रिड वैरायटी अगर लगाते हैं तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर वो जो हाइब्रिड वैरायटी के सीड को वापस से ग्रो करेंगे तो उनको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सीड फॉर्म होता है ना तो वहाँ पे सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन जैसी फिनोमिना होने की वजह से जो सीड होंगे वो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हाइब्रिड जो वैरायटी है या हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स becomes too expensive for the farmers। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि अब अगर एपोमिक्सी के थ्रू सीड बना लिए जाए तो वहाँ पे आपको पता है एपोमिक्सी जब भी होगी तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई मियोसिस नहीं होगा, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो अब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही निकल के आ रहा है, वो ये कि इफ these hybrids are made up into apomatics, अगर एपोमेटिक्स या एपोमाइटिक्स जो एपोमिक्सिस फिनोमिना से अगर हम ये हाइब्रिड बना देते हैं तो क्या होगा, देयर इज नो
सेग्रीगेशन, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन सारी फिनोमिना होती है ऑफ कैरेक्टर्स, ना रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फार्मर्स जो है वो उन्हीं सीड को वापस से कंटिन्यूटी के साथ क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे, उनको बार बार नए सीड हाइब्रिड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एपोमिक्सी से अगर हाइब्रिड सीड बन जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ही प्रोडक्टिविटी इससे हाई हो जाएगी और फार्मर्स जो है उनको भी बार बार इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो काफ़ी सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड वाइज इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को बनाने के लिए ट्राई किया जा रहा है कि किसी तरीके से रिसर्च चालू है इसके अंदर कि लेबोरेटरीज के अंदर वर्ल्ड वाइज ये देखा गया है कि जेनेटिक्स जो है एपोमिक्सिस की या ट्रांसफ़र कर दिया जाए एपोमाइटिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो एपोमिक्सिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। तो इस तरीके का जो ये प्रॉब्लम है हाइब्रिड सीड बनाने का, अगर एपोमिक्सिस से पॉसिबल हो जाए तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपने कंप्लीट एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल आपने देखा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल के अंदर आपने सारी की सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से एनालाइज किया है, किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो रही है, कैसे एक फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्टेमन कार्पेल से एग मेल गैमीट पोलन ग्रेन से बन रहे हैं, पॉलिनेट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, फिर एम्ब्रियो सैक में एंडोस्पर्म की भी प्रेजेंस हो रही है ताकि एम्ब्रियो जो बन रहा है उसको नरिशमेंट किया जाए, ट्रिपल फ्यूज़न डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमेना देखने को मिल रही है। तो आप सोचो यहाँ पे प्लांट लेवल पे सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक तरीके से परफॉर्म की जा रही है, सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ देखने को मिलती है। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है जैसे कि ओवरी से फ्रूट बनना, ओव्यूल से सीड बनना, ठीक है, और फ्रू ओवरी वॉल से फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन और इंटेगुमेंट सीड को टेस्टा और टेगमेंट का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉली एम्ब्रियोनी भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे टॉपिक्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंप्लीट लाइफ साइकिल देखा है एक एंजियोस्पर्म का, जिसको एक डायग्राम से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में कंप्लीट लाइफ साइकिल को देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से सारी की सारी फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हो कि ये जो है एक फ्लावर है हमारे सामने, जो कि एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हमारे सामने है। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर पेटल्स भी है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, सारी चीज़ें, और ये जो दिख रहे हैं वो स्टेमन्स हमें क्लियरली अपीयर हो रहे हैं, और यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सीरीज चलाएं हम लोग। ये तो पूरा का पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है। एंथर जो है बायलॉग्ड था और यहाँ पे 4 माइक्रो स्पोरेंजिया की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो कि किस तरीके से ये जो माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे जो एमएमसी है पोलन सैक के अंदर वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करती है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो आगे की एज ए पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो कि 4 माइक्रोस्पोर बने टेट्राड के फॉर्म में और चारों माइक्रोस्पोर आपस में अलग अलग हो जाते हैं एंड देन माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो गए, पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन के अंदर वो अपने अंदर 2 मेल गैमेट को भी रखे रहते हैं। इधर अगर हम फीमेल की बात करें तो ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है और जो कि मेगास्पोरेंजियम के मियोसिस डिवीजन से बनता है, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एम्ब्रियो ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे आप देखोगे एमएमसी ने डिवाइड किया, 4 मेगास्पोर बने जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है वो आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक।
यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल और जो स्पोरोफाइट सेल और एग और सिनर्गिड सेल्स बनती है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेट होते हैं और वो जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन ट्यूब फिर इस तरीके से एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर और 2 स्पर्म्स यानी कि 2 मेल गैमेट को कैरी कर रही होती है। फिर ये दोनों मेल गैमेट आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक मेल गैमेट तो एग के साथ और एक मेल गैमेट पोलर जो सेल है उनके साथ फ्यूज होके एक तो ट्रिप्लोइड यानी कि ट्रिपल फ्यूजन और एक सिनगैमी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म तो बेसिकली नरिशमेंट देता है, तो आप देखोगे एंडोस्पर्म और ये बन गया एम्ब्रियो और वो सारी चीज़ किस में चलती रहती है, सीड में। और सीड फिर क्या होता है, जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर नए सीडलिंग का, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है और फिर उसमें इस तरीके से नए फ्लावर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये एक शॉर्ट लाइफ साइकिल आपके सामने है जो कि एंजियोस्पर्म का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने सारे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीनों इवेंट देख लिए। प्री फर्टिलाइजेशन में आपने गैमेटोजेनेसिस करवाया जिसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गया और पॉलिनेशन आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो हम 3 इवेंट्स में बांट देते हैं। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस करवाया, जेनेसिस। ठीक है, जो 2 टाइप से था, एक तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो कि स्टेमन में था और एक मेगा स्पोरोजेनेसिस जो कि कार्पेल में था। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो पॉलिनेशन करवाया यानी कि मेल गैमेट को क्या करवाया, ट्रांसफर करवाया। उसके बाद जो सेकंड इवेंट था हमारा वो क्या था, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के अंदर वो स्पेशल टाइप का था, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो ट्रिपल फ्यूजन देखा और प्लस सिनगैमी देखी। ठीक है, और फिर हमारे पास थर्ड इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोगों ने एक तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया और प्लस हम लोगों ने एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन किया। ठीक है, एम्ब्रियो यहाँ पे हमने दोनों देखे थे, मोनोकोट भी देखे थे और डाइकोट भी देखे थे, मोनोकोट भी और डाइकोट, दोनों तरह के हम लोगों को एम्ब्रियो यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एम्ब्रियो बनने के बाद में हमने कुछ चेंजेस देखे जो कि सीड था और सीड आगे जर्मिनेट होता है तो क्या बनता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सारे इवेंट्स हमने सिस्टमेटिक ढंग से एनालाइज किया। इसके अलावा न्यू प्लांट को बनाने की एक और टेक्निक भी हमारे सामने थी, वो थी एपोमिक्सिस, और एक और टर्म देखी पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये कंप्लीट सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है, देखा है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमिना फ्लावरिंग प्लांट में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप, हम मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है या फिर अर्थ का सबसे सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसके अंदर प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ह्यूमन को ही रखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।